आज धौलपुर के पूर्व विधायक बीएल कुशवाहा गंगापुर सिटी के दौरे पर रहे। पूर्व विधायक बीएल कुशवाहा विधायक शोभा रानी कुशवाहा के साथ माता सावित्रीबाई एवं महात्मा ज्योतिबा फुले सेवा समिति के तत्वाधान में जिला स्तरीय प्रतिभा एवं भामाशाह सम्मान समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। कार्यक्रम में बीएल कुशवाहा ने समाज की पूर्ण उन्नति के लिए शुरू की गई मुहिम के 3 हथियार शिक्षा, व्यापार, एकता पर जानकारी देते हुए समाज से इसे आगे बढ़ाने का आग्रह किया। साथ ही साथ उन्होंने गंगापुर सिटी के सभी होनहार विद्यार्थी जिन्होंने अच्छे अंक प्राप्त करके अपने माता पिता, समाज और जिले का नाम रोशन किया, उन सभी को सम्मानित किया। बहुत बहुत धन्यवाद। महात्मा ज्योतिबा फुले के चरणों में नमन करते हुए आज यहाँ पर उपस्थित मेरे सभी पिता कुल बुजुर्गों, माताओं, बहनों, प्यारे बच्चों और मेरे सभी युवा साथियों, मेरी ओर से आप सभी लोगों को राम राम। आप सभी लोग जिस जोश के साथ में इस प्रोग्राम को कर रहे हैं, ये बेहद सराहनीय है। मैं आज आप लोगों से विशेष तौर पर धौलपुर से चल करके 3 विषयों पर चर्चा करने आया हूं। ये 3 विषय मैंने पिछले 10 साल में बहुत गंभीरता से चिंतन मनन करने के बाद में एनालिसिस किए हैं। करीबन 1000 किताबें पढ़ी हैं। मैं 10 साल में अंदर जरूर था, लेकिन मैं सोया नहीं। प्रॉपर तरीके से जो काम होना चाहिए वो काम करता रहा। तो मेरे उन 10 साल का जो निचोड़ है वो मैं अपने युवाओं के साथ शेयर करना चाहता हूं, खास तौर पर और पूरे समाज के सामने। एक आंदोलन के रूप में मैंने इन 3 विषयों को लिया है। इन 3 विषयों का नाम है शिक्षा, व्यापार और एकता। आप सभी लोग जानते हैं कि आज के जमाने में अगर हमारा बच्चा शिक्षित नहीं है तो आप निश्चित मानिए इस कंपटीशन के युग में हम दुनिया के साथ कदम से कदम मिला के आगे नहीं बढ़ पाएंगे। शिक्षा एक ऐसा हथियार है कि जो भी इसको प्राप्त कर लेता है वो किसी भी बड़ी से बड़ी शक्ति से डरता नहीं है। उसको कोई पुलिस वाला नहीं डरा सकता है, उसको कोई अधिकारी नहीं डरा सकता है, उसको कोई गुंडा नहीं डरा सकता है, उसको कोई बड़ी से बड़ी ताकत वो डरा नहीं सकती। क्यों? क्योंकि उसको पता होता है कि इसको जवाब क्या देना है। अगर आप अपने बच्चे को पूरी तरीके से शिक्षित कर देते हैं तो वो अपना रास्ता भी अपने आप ढूंढ लेता है। आपको उसे अंगुली पकड़ के चलने की जरूरत नहीं होती फिर। और सबसे बड़ी बात तो यह है, हमें तो बड़ा फक्र है इस बात का कि हमारे समाज के अंदर ऐसी महान विभूति हुई है, एक ऐसे महात्मा ने जन्म लिया है जिसका पूरा हिंदुस्तान या पूरी दुनिया कायल है। तो हमें तो इस बात के लिए और आगे रहना चाहिए। हमारे समाज में यह हमें वचन लेना चाहिए कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे हमें सुबह शाम में से एक वक्त का खाना छोड़ना पड़े, लेकिन हमारे घर में ही नहीं, हमारे पड़ोस में भी अगर हमारी समाज का कोई बच्चा पढ़ाई से वंचित हो रहा है या उसकी पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है किसी भी कारण से, तो उस कारण का पता लगाइए। और हमारे पास भामाशाहों की कमी नहीं है, हमारे पास समझदार लोगों की कमी नहीं है। आप उनके बीच में रखिए इस बात को कि इस बच्चे की पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो। और पढ़ाई केवल शिक्षित होना इतना नहीं है कि आप अखबार पढ़ना सीख गए, 5वीं 10वीं पढ़ ली और शिक्षित हो गए। कम से कम अपने बच्चे को कॉलेज तक तो जरूर पहुंचाओ। और एक हमारे समाज में जो मैंने देखा है, बहुत ही मतलब गलत बात है कि जैसे ही बच्चा 10वीं 12वीं पढ़ता है तो सगाई वाले चक्कर लगाने शुरू कर देते हैं और हमको जल्दी से जल्दी बस शादी करके और उसकी सारी जो भविष्य की व्यवस्था है वो सब डिस्टर्ब कर देते हैं। इसके सबसे बड़े गुनहगार हम सब लोग हैं, माता पिता हैं। उनको इस बात का ध्यान देना चाहिए। हमारे समाज के अंदर ना बच्चों की कमी आने वाली है, ना बच्चों की कमी आने वाली है, तो कम से कम उसको पूरा पढ़ने दीजिए। शादी तो हो ही जानी है,
तो इस बात का हम सब लोग ध्यान रखें और शिक्षित अपनी समाज को 100 में से 100% करने का प्रण करें, तभी हम आगे निश्चित रूप से जा पाएंगे। दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूं जो आज के युग में बहुत जरूरी है। आप सबको पता है कि इस कलयुग में अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आपके अपने भी आपको भूल जाएंगे। बाहर वाले को इज्जत करना आप भूल ही जाइए कि कोई इज्जत करेगा। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आपके जो नजदीक रिश्तेदार होंगे वो भी ये कहेंगे कि भाई ये तो मेरे दूर का रिश्तेदार है, मेरा खास रिश्तेदार थोड़ी है। तो इसलिए आज के जमाने में अगर आपको सम्मान पाना है और अपना झंडा बुलंद रखना है, दुनिया में बड़ी से बड़ी ताकतों का सामना करना है, तो आपको अपने बच्चों को, अपने परिवार में से कम एक बच्चे को बिजनेसमैन बनाना होगा, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। अगर एक बच्चा आपका बिजनेसमैन होगा तो आप सोचिए क्या क्या हो सकता है। जब आपके घर में एक रेगुलर इनकम का स्रोत होता है तो उस घर की काया पलट जाती है। अभी हम देखते हैं कि घर में हमारा कोई एक टीचर हो जाता है भाई, आपने देखा होगा एक सरकारी नौकरी लग जाती है तो उस घर की कैसे मतलब व्यवस्था बदल जाती है, उसकी आने वाली पीढ़ियां बदल जाती है, क्योंकि वो अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ा लिखा पाता है। किस वजह से? उसके पास सोर्स होने की वजह से, इनकम का सोर्स हो जाता है। इसलिए तो हम लोग सरकारी नौकरी के पीछे पड़े रहते हैं, क्योंकि हमें पता है कि एक बार सरकारी नौकरी लग गई तो निश्चित तौर पर हमें एक रेगुलर इनकम आएगी और हम अपने बच्चों को अच्छा भविष्य दे पाएंगे। और होता क्या है कि जब एक टीचर हो गया तो वो अपने बच्चों की अच्छी परवरिश करता है, तो आप देखते हो उसी परिवार में और भी कई नौकरी निकलने लगती है। इसलिए निकलने लगती है क्योंकि उसको इनकम का स्रोत मिल जाता है। तो क्योंकि सारे लोग सरकारी नौकर नहीं हो सकते, तो इसके लिए दुखी होने की जरूरत नहीं है। पैसा कमाने के लिए केवल सरकारी होना जरूरी नहीं है। अगर आपने अपनी शिक्षा पूरी कर ली है, कम से कम आपने ग्रेजुएशन कर लिया है, तो मैं आपको गारंटी से कहता हूं कि आप जीवन में कुछ भी सोचिए, ऐसा कोई सपना नहीं है, ऐसा कोई टारगेट नहीं है जिसको आप सोचते हैं और उसके लिए काम करते हैं तो वो आपको ना मिले। जीवन में कुछ भी सोचिए, जो भी आपका लक्ष्य हो, लेकिन लक्ष्य तो लेना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप लक्ष्य नहीं लोगे, सपना आपके दिमाग में नहीं होगा, तो आप उसका पीछा नहीं करोगे। जब आप अपना कोई सपना डिसाइड कर लेते हो कि नहीं मुझे तो डॉक्टर बनना है, इस बच्चे के मन में एक सपना पहले जागृत हुआ होगा। जब सपना जागृत हुआ तो इसके दिमाग में यह बोला होगा कि डॉक्टर बना कैसे जाता है, यानी इसने उसके पीछा करना शुरू किया और आज उसका सिलेक्शन हो गया। तो आप जीवन में कुछ भी बन सकते हैं। आप एक बड़े उद्योगपति बन सकते हैं, आप आईएएस बन सकते हैं, आईपीएस बन सकते हैं, बड़े नेता बन सकते हैं, कुछ भी, लेकिन बस उसके प्रति आपकी लगन और विश्वास 100% होना चाहिए। कि अगर आपने सपना ले लिया है कि मुझे डॉक्टर बनना है, तो आपके दिमाग में सोते जागते उठते बैठते डॉक्टर के अलावा दूसरी चीज नजर नहीं आनी चाहिए। ना फेसबुक नजर आनी चाहिए, ना यूट्यूब नजर आना चाहिए। केवल आपके सामने, आपकी आंखों में आपका लक्ष्य नजर आना चाहिए। और उसके साथ साथ एक और बड़ी बात बताता हूं। अक्सर अगर हमको क्या करते हैं कि लक्ष्य हमने निर्धारित कर लिया, लेकिन उसकी चर्चा नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि लोग क्या कहेंगे। हम सोचते हैं कि अगर हमने कह दिया अपने भाई को, रिश्तेदार को कि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं, और अगर नहीं बना तो पता नहीं लोग क्या कहेंगे। मैं आपको गारंटी देता हूं, अगर आपको वास्तव में अपने लक्ष्य को जल्दी प्राप्त करना है तो आप उसकी चर्चा कीजिए, अपने लोगों से कीजिए। जितने लोगों को भी आप जानते हैं उनसे कहिए कि मैं अपनी मेहनत के दम पर एक फैक्ट्री लगाना चाहता हूं, एक ऐसी फैक्ट्री जिसमें हजारों लोग काम करेंगे। मान लो आपके किसी बच्चे ने सपना लिया कि मैं फैक्ट्री लगाना चाहता हूं जिसमें हजारों लोग काम करेंगे, और ये बात आप अपने रिश्तेदारों को बोलते हैं, अपने दोस्तों को बोलते हैं, और डेट के साथ बोलते हैं
कि मैं 5 साल में, 6 साल में, 10 साल में, आज 2024 है, आप बोलते हैं मैं 2030 में फैक्ट्री लगा लूंगा। तो जब आप बोल देंगे कि 2030 में मैं फैक्ट्री लगाऊंगा, तो फिर आपको सुबह नींद नहीं आएगी। क्यों नींद नहीं आएगी? क्योंकि आपने लोगों को बोल दिया है। क्योंकि आप देखेंगे कि यार मैंने तो बोल दिया 2030 में, अगर मैं सोता रहा, काम नहीं करूंगा, तो फैक्ट्री कैसे लगेगी? तो मेरे कहने का तात्पर्य, आपका जो भी सपना है, आप उसके बारे में लोगों से बोलिए, जिससे आपके दिमाग पर लोड पड़े और आपको एनर्जी मिले उस काम के प्रति लगातार काम करते रहने की। और जब आप किसी लक्ष्य का पीछा लगातार करते हैं, तो निश्चित ही एक न एक दिन वो आपको मिल ही जाना है। ये सिद्धांत है इस प्रकृति का। इसमें किसी से भी कोई गुहार लगाने की जरूरत नहीं है, किसी देवी देवता को पूजने की जरूरत नहीं है, कर्म से बढ़ के कुछ नहीं है। अगर आपने कर्म किया है तो आपको उसका फल मिलेगा ही मिलेगा। इसको कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती है। इसलिए मेरा आप सभी भाइयों से निवेदन है कि आप अपने परिवार के अंदर अपने एक बच्चे को बिजनेस के लिए जरूर प्रोत्साहित करें। और मैं तो कहूंगा कि एक ऐसी कमेटी बनाएं यहां पर जिले के अंदर, ऐसे कुछ बुद्धिजीवी लोगों की, ऐसे कुछ सफल व्यापारियों की जो सक्सेसफुल व्यापार चला रहे हैं। बहुत से ऐसे भाई होंगे हमारे शहर के अंदर, आपके जिले के अंदर, जो अच्छा काम कर रहे हैं, बढ़िया पैसा कमा रहे हैं अपनी अपनी लाइन में। उन सबसे निवेदन कीजिए कि भाई एक कमेटी बनाते हैं। तो वो कमेटी का काम क्या होगा? उस कमेटी का काम यह होगा कि आप हर महीने की 1 तारीख को, 2 तारीख को कोई एक डेट डिसाइड कीजिए। उसमें अपने सभी उन युवाओं को बुलाइए, अपने सामने बिठाइए जो अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। तो जो सफल लोग हैं हर क्षेत्र का, कोई हमारे यहाँ ठेकेदार होगा, कोई बढ़िया दुकान चलाता होगा, कोई ट्यूशन चलाता होगा, कोई फैक्ट्री चलाता होगा, कोई मिस्त्री होगा, कुछ भी, आप उनसे अनुभव लीजिए। जब आप अपने अनुभव को शेयर करेंगे तो उन बच्चों को एक नई राह मिलेगी। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, अगर आपने ये प्रोग्राम स्टार्ट किया तो निश्चित तौर पर अपने युवाओं को एक दिशा मिलेगी और एक होड़ लग जाएगी कि यार मुझे भी एक बिजनेसमैन बनना है। और बिजनेसमैन तो आपको पता ही है कि इस धरती पर सबसे बेहतरीन जो लाइफ है वो बिजनेसमैन से बढ़ के किसी की लाइफ नहीं। बिजनेसमैन क्या होता है? पता है बिजनेसमैन क्या होता है? बिजनेसमैन ऐसा शख्स होता है कि वो काम नहीं करता है, उसके लिए पैसा काम करता है। कोई बिजनेसमैन, आप किसी भी नौकरी में हो, आप कलेक्टर हो, चलो मान लो सबसे बड़ी पोस्ट पर पहुंच गए, आप अगर 2 महीने के लिए बीमार हो जाओ तो सरकार पैसा देगी आपको? नहीं देगी। आप साल भर के लिए कहीं घूमने चले जाओ तो पैसा मिलेगा आपको? नहीं मिलेगा। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, वहां पर सर्विस देनी पड़ेगी। लेकिन एक बिजनेसमैन क्या होता है? वो एक सिस्टम बनाता है, एक ऐसा सिस्टम बनाता है कि उसके लिए वो सिस्टम काम करता है। आदमी को खुद काम नहीं करना पड़ता। वो चाहे दुनिया में रहे या ना रहे, तब भी उसके लिए पैसा आता रहता है, आता रहता है, आता रहता है, आता रहता है। और वो व्यक्ति अमीर पे अमीर पे अमीर पे अमीर बनता रहता है। उसकी 7 पीढ़ियां अमीर रहती है, कभी गरीबी के पास नहीं आती। तो वो सिस्टम बनाने की जरूरत है। व्यापार का असली मकसद ये है कि आप अपने जीते जी एक ऐसा सिस्टम बना लो। जैसे उदाहरण के तौर पर कोई आपके यहाँ कोई फैक्ट्री होगी, कोई बड़ी फैक्ट्री होती है, तो उस फैक्ट्री के अंदर क्या होता है कि एक मैनेजर अपॉइंट किया जाता है जो अनुभवी होता है, जो सारी फैक्ट्री को चलाना जानता है। एक मैनेजर अपॉइंट कर दिया, उसकी ड्यूटी है पूरी फैक्ट्री को देखना। उसके बाद में मैनेजर ने क्या किया, अकाउंट सेक्शन वाले अलग अपॉइंट कर दिए, वो अकाउंट सेक्शन को देख रहे हैं। जो रॉ मटेरियल आता है, कच्चा माल, उसके लिए अलग व्यक्ति लगा दिए, उसको वो व्यक्ति देख रहे हैं। उसकी सेल कैसे करनी है, उसके लिए मार्केटिंग वाले बंदे लगा दिए, तो उसको वो लोग देख रहे हैं। सिक्योरिटी के लिए अलग बंदे लगे हुए हैं। यानी अब मालिक वहां पर जाता है या नहीं जाता है, फैक्ट्री तो चल रही है। आपका भाई 10 साल से अंदर था, लेकिन उसके बावजूद भी हमने जो सिस्टम क्रिएट किया था, धौलपुर में आज जो यूनिट लगा हुआ है, मिल्क इंडस्ट्री में राजस्थान का सबसे बड़ा यूनिट है। तो चाहे मैं काम करूं या ना करूं, मैं 10 साल अंदर भी पड़ा रहा, लेकिन मेरा वो लगाया हुआ सिस्टम अपने आप काम करता रहा, अपने आप काम करता रहा। और आज भी आपका भाई का झंडा
बुलंदी से छाया हुआ है धौलपुर के। तो आपको एक सिस्टम बनाने की जरूरत है। जिस दिन आप अपना एक सिस्टम बना लोगे, एक बिजनेस सिस्टम क्रिएट कर दोगे, तो फिर चाहे आप घूमने जाओ, चाहे आप आराम करो, आपको कहीं भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तीसरी चीज मैं बात करना चाहता हूं एकता को लेकर के। आप सभी ने सुना होगा, हमारे बुजुर्ग बचपन से ये कहते आते हैं कि अगर आप एक लकड़ी को तोड़ोगे आप आसानी से तोड़ लोगे, लेकिन आप 10 लकड़ियों को एक साथ तोड़ोगे नहीं टूटेगी। तो एकता की शक्ति को पहचानो, केवल जानने से मतलब नहीं होता है। आज मुझे बड़ा दुख होता है, मुझे सुनने में आया कि यहां पर हमारी समाज की संख्या बहुत है, लेकिन विधायक मुझे लगता है नजर नहीं आते। कारण क्या है? कारण है कि हम सब लोग अभी पूरी ईमानदारी के साथ में एक नहीं है। हम सबको सब्र नहीं है, हम सब लोग विधायक बनना चाहते हैं। अरे भाई, पहले एक विधायक तो बनो। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए एक सूत्र में बंधना पड़ेगा। और मैं ये कहता हूं कि आप किसी के साथ अन्याय मत करो। कोई ये कहता है कि नहीं मैं बनूंगा, आप उसको बोलिए ठीक है भाई तू भी स्टेज पर आ जाए। हरिओम कहता है मैं बनूंगा, आप उनको बोलो आप भी स्टेज पर आ जाइए। रामवीर कहता है मैं बनूंगा, उसको बोलो आप भी स्टेज पर आ जाइए। जो भी नेता बनना चाहते हैं, विधायक बनना चाहते हैं, यानी राजनीतिक नेतृत्व करना चाहता है, उसको आप स्टेज पर बिठा लिए और उन सबसे गंगा जल पर हाथ रख के ये कहलवाइए कि आपको बनाने का काम तो समाज करेगी। जो आपके समाज के लोग हैं, हर गांव और मोहल्ले से उन मुखियाओं को बिठा लिए सामने और पूरी समाज ये तय करे कि आज के युग में, आज के इस दौर में, इन सभी नेताओं में से हमारा ऐसा कौन सा नेता है जो वास्तव में ही हर तरीके से इस पद के काबिल हो, जो इसको हर हालत में जीत सके। जब एक दिन आप ये डिसाइड कर लोगे कि हमने 10 लोग बैठे हुए हैं स्टेज पर, उसमें से एक आदमी ऐसा है जो पैसे से भी मजबूत है, जो दिमाग से भी मजबूत है, जो मसल्स पावर में मजबूत है और अन्य समाजों में अपनी पकड़ भी रखता है। जब ऐसी चारों पांचों क्वालिटीज आपको जिस व्यक्ति में नजर आए, तो सबके सामने हाथ उठवा करके आप उसका बहुमत दीजिए। जब सब पूरी पब्लिक ने अगर 51% बहुमत के साथ में किसी को चुन लिया, तो पूरी ईमानदारी के साथ में फिर उसके साथ हो जाएगी और बाकी के लोग भी फिर उसके साथ हो जाएंगे। और उसके बावजूद अगर कोई नहीं मानता है, तो फिर उनका स्वागत फूल मालाओं से नहीं होना चाहिए भाई, जूतों की माला के साथ होना चाहिए। तभी आपकी एकता कायम रह पाएगी। इसका उदाहरण मैं देता हूं आपको धौलपुर के अंदर। आज मेरी अनुपस्थिति में भी आपका झंडा वो बुलंद रहा। क्यों रहा? क्योंकि मैं राजनीति पर अपनी तरीके से नहीं आया था। मुझे तो आप जैसे लोग जबरदस्ती लेके आए थे। मैं तो एक उद्योगपति था, व्यापारी था, मुझे इंटरेस्ट नहीं था पॉलिटिक्स के अंदर, और ना आज है इंटरेस्ट। लेकिन समाज ने जो मेरे ऊपर एहसान किया है, उसकी मजबूरी बस अब मैं राजनीति छोड़ नहीं सकता जब तक मेरी समाज नहीं कहती कि बेटा अब तेरी जरूरत नहीं है, अब हमारे पास में कोई दूसरा आदमी है। मैंने अपने वहां पर चैलेंज किया हुआ है, अपनी पूरी समाज को निवेदन किया हुआ है, अपने उन सभी गुमराह भाइयों को भी निवेदन किया हुआ है कि भाई आपस में लड़ने की जरूरत नहीं है। मैं जिस दिन चाहूंगा उस दिन राजनीति छोड़ दूंगा। बस समाज के सामने बैठ करके मेरी समाज 51% ये बोल दे कि भाई अब हम 51% लोग फलाने व्यक्ति के साथ हैं। जब तक नहीं बोलेगी तब तक तो भाई मैं मैदान नहीं छोड़ सकता। तो मैं जब राजनीति में आया था तो ऐसे नहीं आ गया। आप सब लोगों के इसी मोहब्बत प्यार के साथ में उन्होंने मुझे डिसाइड किया था, अपना नेता चुना था पूरे बहुमत के साथ में। 300 गांव है चारों विधानसभा में धौलपुर के अंदर, 300 गांव चारों विधानसभाओं में, 300 गांव से करीबन 50,000 लोग इकट्ठे हुए थे। उन्होंने एक तरफा होकर के एक आवाज में आपके भाई को चुना था और ये डिसाइड किया था कि आपके सामने जो भी आएगा बिना समाज की परमिशन के उसका स्वागत जूतों की माला के साथ ही होगा। और उन्होंने सिद्ध कर दिया कि जब मेरे को दुश्मनों ने डाल दिया अंदर, तो दुश्मनों ने हमारे लोगों को हमारे सामने खड़ा कर दिया। तो समाज के किसी भी गांव में उस व्यक्ति को, उस गद्दार को घुसने नहीं दिया समाज ने।
एक भी गांव ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, कहीं पर भी उसको घुसने नहीं दिया। ये होती है एकता की ताकत। इसी वजह से आज पूरे हिंदुस्तान में धौलपुर की धरती को सलाम किया जाता है कि समाज की अगर एकता देखनी हो तो आप धौलपुर में जाकर के देखिए। तो वही चीज मैं कहना चाहता हूं। आज बड़े शर्म की बात है, राजस्थान में 200 सीट में से मैंने एनालिसिस किया है, 40 सीट ऐसी हैं, 40 सीट जहां पर हमारी समाज के 15,000 से लेकर के 75,000 वोट रहते हैं, 15,000 से लेकर 75,000 तक। और हमारी सीटें कितनी आती हैं? कभी 3 आती हैं, कभी 4 आती हैं, कभी 5 आती हैं। इसको क्रॉस नहीं किया कभी। इसलिए नहीं किया क्योंकि हम एकता की ताकत को नहीं समझ पा रहे हैं। आप अन्य समाजों को देख लीजिए, उनका परसेंटेज हमसे भी कम है राजस्थान में, लेकिन उनके विधायक वहां 200 में से कम 25 जाते हैं। और ये काम हम भी कर सकते हैं। बस आप सब लोगों को अपने अपने क्षेत्र में मजबूती के साथ में एक नेता का चुनाव करना पड़ेगा। जिस दिन आपने ऐसा कर लिया, मैं आपको आज वचन देके जा रहा हूं कि जल्दी ही आपका अपना एक विधायक होगा जो आपकी आवाज वहां विधानसभा में पूरी मजबूती के साथ में उठाएगा और आपका विकास करेगा। बस इतना कहते हुए आप सभी को मेरी राम राम। जय महात्मा फुले, जय भारत। हमारे साहब को सुन के आप लोग शांत हो गए, सोचने पे लगता है मजबूर हो गए कि अब तो कुछ करके ही दिखाना है। सही बात है कि नहीं? दो ही बात हो सकती है, तो भूख लग रही है या सोच में पड़ गए। तो चलो एक बार जोरदार हम लोग नारा लगाते हैं, जयकारा लगाते हैं। बोलो सभी लोग 2 बार बोलना, महात्मा ज्योतिबा फूले। कंजूसी नहीं करनी है। महात्मा ज्योतिबा फूले, माता सावित्रीबाई फूले, माता सावित्रीबाई फूले। आवाज गंगापुर सिटी से बाहर तक जानी चाहिए। हमारी माता बहनें शायद या तो रोटियों की चिंता लग गई या तो भैंसे याद कर रही। तो सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है, अपनी महान हस्तियों को आप लोग जोरदार नारा लगाए। गंगापुर सिटी से बाहर तक आवाज जानी चाहिए कि ऐसे प्रोग्राम हमारे और भी होते रहे। महात्मा ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के कार्यक्रम में पधारे सभी पितातुल बुजुर्ग, माताओं बहनों, युवा भाइयों और मोतियों से प्यारे हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों, सबको मेरे नमस्कार। सर्वप्रथम मैं तो यही कहूंगी कि जिस तरह का आप लोगों ने सभी बातें हमारे पति मान्य कुशवाहा जी से तो सुनी ली है, अब मैं क्या बोलूं, मेरे लायक तो शायद कुछ छोड़ा ही नहीं है। कोशिश करती हूँ, मैं तो यही कहूंगी जिस तरह से हम अपने बच्चों को, प्रतिभावान बच्चों को सम्मानित करने के लिए पधारे सभी लोग आशीर्वाद देने के लिए। बच्चों मैं तो यही कहूंगी कि आप लोग जिस तरह से शिक्षा में आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ते रहना है, और शिक्षा को कभी ऐसा ना सोचें कि हमारे पास काश पैसे होते तो हम ऐसा कर लेते, काश हमारे पास पैसे होते तो ऐसा कर लेते। बहुत से बच्चे अपने मन में हीन भावना रखते हैं कि शायद हम बड़े आदमी के बच्चे होते, किसी भामाशाह के बच्चे होते तो शायद हम ऐसा कर लेते। लेकिन अगर हमारे अंदर कुछ अच्छे गुण छुपे हुए हैं तो वो बच्चे जिस दिन दूर नहीं जो हम जो पाना चाहते वो पा ही लेते। आज के समय में सरकार भी हमारी बच्चियों को और बच्चों को पढ़ने के लिए प्रोत्साहन कर रही है, हर तरह से उनकी मदद कर रही है। और मैं तो यही चाहूंगी जिस तरह से आज कितने प्रतिभावान बच्चियों ने अपने अच्छे अंकों से अपने माँ बाप का, समाज का नाम रोशन किया है। और वैसे बेटों को तो हम अच्छा दर्जा देते हैं क्योंकि बेटों को तो हमने रोटियां खानी है और बेटियों को पराए घर जाना है और दहेज लेके भी जाएंगी। लेकिन आप लोग एक जरूर सोचते हैं बेटा हो या बेटी, आज के समय में दोनों हमारे लिए बराबर है। बेटियां वो मोती है जो 2 घर का नाम रोशन करती है, 2 घरों में चमकती है। मायके में अगर बेटियां अच्छा लक्ष्य हासिल करके अपने माँ बाप का, अपने कुल का नाम रोशन करती हैं, लेकिन जब ससुराल में जाती हैं तो अपने सास ससुर का, अपने कुटुंब का नाम रोशन करती हैं।
तो इसलिए बेटियों को भी बेटों के बराबर उनका हक दें, उन्हें आगे बढ़ाने का सम्मान दें। और अगर बेटियां क्या नहीं कर सकती बेटियां, जो बेटे कर सकते हैं। आप सभी को मालूम है, आपके सामने मैं तो यही कहूंगी, अगर बेटियां कभी भी आगे बढ़ना चाहती हैं तो बेटियों को हमें सपोर्ट करना चाहिए। बिना सपोर्ट के हम नहीं बढ़ सकते, चाहे पति हो चाहे पिता हो। अगर उनका सपोर्ट नहीं है तो बेटियां कोई वो काम हासिल नहीं कर सकती है। इसका उदाहरण आपके सामने हमारे माननीय BL कुशवाहा जी आदरणीय बैठे हुए हैं, जिन्होंने मुझे इतना हौसला दिलाया कि मैं तो एक बहू बन के, सबसे बड़ी बहू बन के घर में आई थी। इतना लंबा घूंघट, चाहे आगे देखे या ना देखे, लेकिन जिस संस्कृति में, जिस सम्मान के साथ में आई, मैं भाग्यशाली हूँ। ऐसे मुझे पति मिले हैं और हमारे सास ससुर मिले हैं, और सबसे बड़ी धन्य हूँ कि हमारी धौलपुर की जनता जनार्दन ने मुझे भरपूर आशीर्वाद दिया है, जो 4 बार विधायक हम दोनों को बनाया है। तो बेटियां भी किसी चीज में कम नहीं है, बस उन्हें थोड़ा सा हौसला बुलंद करने की आवश्यकता है। और मैं तो यही कहूंगी बेटियों से कि कभी भी, किसी भी समय, कहीं भी जाएं, अपनी मर्यादा और संस्कृति को ना छोड़ें, क्योंकि जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारी टांग खिंचाई बहुत होती है। बेटी ऐसे कपड़े पहने, बेटी ऐसे कपड़े पहने, लेकिन हमारी भारतीय संस्कृति ऐसी है कि हमारे विदेशों के लोग भी हमारी संस्कृति, हमारे राजस्थान की संस्कृति को अपनाते हैं। अगर हमें आगे बढ़ना है, अपने पहनावे पे ध्यान ना देते हुए हमें अपने लक्ष्य पे ध्यान देना पड़ेगा। हमारे समाज में बहुत सी कुरीतियां हैं, जिस तरह से शराब, जुआ, बाल विवाह जैसी कुरीतियां हैं, इनको दूर कर करके हमें आगे बढ़ना है। और जिस तरह से हमारे समाज में बढ़ चढ़कर मृत्यु भोज करवाते हैं, चाहे हमें उन अगले व्यक्ति से पैसे मांगना पड़े, लेकिन मृत्यु भोज में मालपुआ बनना चाहिए, मिठाइयाँ बनना चाहिए। अगर आप में वाकई में शक्ति है कि उनको, बड़े बूढ़ों को अगर आपने सेवा करनी ही है, तो आपको उनके जिंदा में अपने माँ बाप की सेवा करें, उनको अच्छे तीर्थ करवाएं, अच्छे कपड़े पहनाएं, अच्छा इलाज कराएं। मृत्यु के बाद तो हम अपनी पत्नी से पूछती हैं, बताओ श्रीमती जी क्या बनाना है? मालपुआ में मायके वाले आ रहे हैं, ससुराल वाले आ रहे हैं, फलाने हमारे अच्छे दोस्त आ रहे हैं, क्या बनना चाहिए? तस्वीर कभी नहीं बोलती है। इसलिए हमें अपना सच्चा, अगर अपने सच्चे मन से, सबसे बड़े देवता हमारे माँ बाप हैं, अगर हमने उनकी पूजा कर ली, हमने उन्हें अच्छी तरह से देखभाल कर ली, यही हमारी सच्ची सेवा है। क्योंकि माँ बाप ही होते हैं जो हमारे बच्चों को बिना सोचे समझे, कोई उम्मीद नहीं रखते हैं, फिर भी हमारे माँ बाप हमारे दिल से और मन से आशीर्वाद देते हैं कि बच्चों आगे बढ़ो, अपने समाज का नाम रोशन करो। तो मैं तो यही कहूंगी, अपने बड़ों का सम्मान करना ना भूलें। बहुत से माँ बाप, बहुत से हमारे बच्चे हैं, बड़ी बड़ी पोस्टों पे पहुंच जाते हैं, लेकिन 4 दोस्तों के साथ जब घर में घुसते हैं तो इस एटीट्यूड में घुसते हैं कि शायद हम बहुत बड़े महाराजा बन के आ गए, लेकिन वो भूल जाते हैं जिन माँ बाप की गोदी में हमें खेले बड़े, उन्होंने अपनी पेट की रोटियां काट काट के हमें इस मंजिल तक पहुंचाया। तो बच्चों मैं यही कहूंगी, जब आप बड़े पद पे पहुंच जाते हो तो अपने माँ बाप का, दादा दादी का आशीर्वाद लेना ना भूलें। और जब भी अपने माँ बाप, दादा दादी से मिले तो ऐसे मिले जैसे लव कुश एक भाई से दूसरे भाई से मिलता है। अपने सम्मान के लिए अपने अपने माँ बाप को कभी नहीं भूलना चाहिए। और मैं तो यही कहूंगी कि जिस तरह से इस कार्यक्रम में आप सबने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और इस कार्यक्रम को इतना बढ़िया सुसज्जित किया और कार्यक्रम को बहुत अच्छी तरह से आपने सम्मानित किया, और तो हमारे साथ में धौलपुर से चलकर आए सभी लोगों का आपने स्वागत सम्मान के लिए लिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय महात्मा ज्योतिबा फुले, जय सावित्रीबाई फुले। और कभी भी मेरी आवश्यकता पड़े तो मुझे जरूर याद करिएगा। राम राम साहब।